उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात सबसे पहले बारिश की होगी, जहां एक बार फिर से तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और खास तौर पर कुमाऊं में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के खत्म होने के दौरान भी लगातार बारिश होने वाली है। मानसून के इस सीजन में अब तक 111 लोगों की आपदा से मौत हो चुकी है, जिसमें से 16 की तो शव भी नहीं मिले हैं। 47 लोग इस दौरान घायल हुए हैं और आपदा में 2300 घरों को नुकसान पहुंचा है। 600 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए हैं। बीती रात से लगातार हो रही बारिश में ऑल वेदर रोड की पोल एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक ऑल वेदर रोड एक नहीं दर्जनों जगह लैंडस्लाइड आने से बंद रही। कुछ जगह पर रोड को खोलने की कोशिश भी की गई, लेकिन पहाड़ियों से गिर रहे मलबे के चलते हाईवे फिर बंद हो गया। पिथौरागढ़ से घाट तक 3 जगहों पर लैंडस्लाइड जारी है, जबकि चंपावत से टनकपुर के बीच अमोड़ी और स्वाला में लगातार मलबा रोड पे आ रहा है। बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने से हजारों लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। चमोली में लगातार बारिश जारी है। बारिश से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाले के पास सुबह से ही बंद है और पागल नाले पर मलबा आने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मौके पर मशीन जरूर लगाई गई है, लेकिन बारिश के साथ लगातार सड़क पर मलबा गिर रहा है, जिससे यहां बद्रीनाथ से ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार जाने वाले तीर्थयात्री सुबह से ही फंसे हुए हैं। नंदप्रयाग छिनका में भी बद्रीनाथ हाईवे बंद है, लेकिन पागल नाले पर हाईवे अभी भी बंद है। चमोली से खबर है, जहां पर बारिश मुसीबत बनती जा रही है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर टंगड़ी के पास हादसा हो गया। पहाड़ी से गाड़ी के ऊपर बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जो पत्थर की चपेट में आने से बाल बाल बचे। बारिश की वजह से पहाड़ी से बड़ा पत्थर गाड़ी पर गिरा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रामनगर का धनगढ़ी नाला एक बार फिर उफान पर आ गया है और इसके चलते नाले के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। खास तौर पर जो बाहर से लोग यहां पर घूमने फिरने आते हैं, उन पर्यटकों के लिए मुसीबत है। हल्द्वानी से सितारगंज को जोड़ने वाली रोड पर एक 108 एम्बुलेंस उफनते नाले में फंस गई। एम्बुलेंस एक गर्भवती महिला को सितारगंज से हल्द्वानी अस्पताल लेकर आ रही थी। चलती एम्बुलेंस में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। इसी दौरान शेरनाला उफान पर था। महिला और नवजात शिशु की हालत देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी गाड़ी शेरनाले में उतार दी, लेकिन नाले के बीच में तेज बहाव के चलते एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद सभी की जान आफत में फंस गई। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सका। बागेश्वर में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। 2 मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल मरीजों की हालत में सुधार है। डेंगू के मामले सामने आने के बाद डॉक्टरों ने ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है। वैसे आमतौर पर पहाड़ों में डेंगू नहीं होता, लेकिन बागेश्वर में 2 डेंगू मरीज मिलना हैरान करने वाला है। फिलहाल राहत की बात है कि दोनों मरीज रिकवर हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। कि हमारे पास जो अभी हैं डेंगू के 2 मरीज थे, जिसमें से एक अभी ठीक होके जा चुका है, एक अभी हमारे पास एडमिट है। पूरे राज्य में डेंगू ने कोहराम मचा रखा है, फिर चाहे वो राजधानी देहरादून हो या पहाड़ के जिले।
पूरे प्रदेश में डेंगू के 1100 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तराखंड में डेंगू ने अपना कहर मचाया हुआ है। राजधानी देहरादून में अभी तक सबसे ज्यादा 660 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में मरीज की लाइन लगी हुई है। दून अस्पताल में तो बेड फुल होने के बाद स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। हरिद्वार से 200 से अधिक केस आ चुके हैं, तो नैनीताल और पौड़ी तीसरे और चौथे ऐसे जिले हैं जहां डेंगू में सबसे अधिक लोग हल्कान है। उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग में भी मच्छर ने आतंक मचाया हुआ है। ऐसे में डेंगू पर सियासत भी शुरू हो गई है। डेंगू की जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत गंभीर स्थिति है और राजधानी में तो डेंगू ने अपना साम्राज्य फैला दिया है। और इस विषय को हमने सदन के अंदर भी उठाने का काम किया है, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य करना चाहिए था उसमें पूरी तरीके से विफल हुई है। छिड़काव जो है हर ग्राम पंचायत से लेकर हर वार्ड और हर घर तक करने का निर्णय किया गया। दूसरा ये किया गया कि लगभग 3000 बेड जो है डेंगू के लिए अलग से जो है आरक्षित कर दिए गए हैं। तीसरा यह है कि कोई भी अगर क्षेत्र में अगर डेंगू फैलता है तो उसको जो है अलग से वहां के लिए एक नोडल जो है हमारा चाहे सीएमओ हो चाहे डिप्टी सीएमओ, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। चिंता की बात तो ये है कि कोरोना की तरह ही डेंगू के भी अलग अलग स्ट्रेन है। राजधानी देहरादून में 90% केसों में डेंगू का सबसे अधिक घातक स्ट्रेन D2 पाया जा रहा है। इस घातक स्ट्रेन से पीड़ित मरीज को शुरू के 4 दिन तेज बुखार आता है, प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है, सिर दर्द, उल्टी, बदन दर्द की शिकायत होती है और फिर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यही चल रहा था डेंगू का, अब थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो रहा है थोड़ा, और इसमें जो पेशेंट आ रहे हैं तो प्लेटलेट बहुत डाउन हो रहे हैं उनके 5000 10,000। अब क्या है, पिछले 2-4 दिन से क्या हुआ है, ये जो नया स्ट्रेन पाया गया है इससे क्या उल्टी शुरू हो गई है, वॉमिटिंग बहुत हो रही है, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, लोगों के पेशाब के लैट्रिन के रास्ते खून शुरू हो गया है। अगर पहले प्लेटलेट डाउन थे तो ऐसा नहीं हो रहा था। कोविड के बाद डेंगू कितना बड़ा खतरा बन गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हालात पर नियंत्रण के लिए कमिश्नर गढ़वाल को मोर्चे पर तैनात करना पड़ा। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार को देहरादून और हरिद्वार में अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेना पड़ा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सेशन में भी डेंगू का मामला छाया रहा। देहरादून से विशाल गर्ग के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। G20 के सफल आयोजन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने ट्वीट किया है, G20 के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की सहमति बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत की पवित्र भूमि से ही अफ्रीकी यूनियन को भी G20 का नया सदस्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे पर सदस्य देशों द्वारा मुहर मोदी जी के कुशल और मजबूत नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। सनातन के उद्घोष, वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति और समृद्धशाली विरासत को भी पूरी दुनिया ने देखा। पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन इस समिट का आधार है और प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में ये पूरी तरह सफल रहा। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में पहाड़ की आवाज ने हर किसी को आकर्षित किया है। पिथौरागढ़ की रहने वाली उप्रेती सिस्टर्स ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ी लोकगीत गाकर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। ज्योति और नीरजा उप्रेती लंबे समय से एक साथ पहाड़ी लोकगीत को गा रही हैं। दोनों बहनों ने इससे पहले भी कई बड़े मंचों में शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। G20 के मंच पर उप्रेती सिस्टर्स ने उत्तराखंड की आवाज ने जिस तरह पेश किया, उससे पहाड़ के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय राजेश्वरी करिए छाई सिलोंदो जानो सिलिए मेरे सिलोंदो जाना सिलोंदो जानो सिलिए मेरे सिलोंदो जाना
जान मिलिए न्यारा मिला दो जाना। और इस बीच आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। G20 समिट का सफल आयोजन और फिर इसको लेकर तमाम शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रही हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर G20 में भारत की संस्कृति और परंपरा दोनों की ही झलक देखने को मिली। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो विलुप्त हो चुका लोगों के लिए, जिसके बारे में शायद ही आज कोई जानता होगा, उसका चिन्ह सबसे पहले लगाया गया G20 समिट में भारत मंडपम में, जहां पर डिनर का आयोजन किया गया था। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जहां से दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट ने पढ़ाई की, उसकी झलक भी देखने को मिली और व्हील ऑफ लाइफ जिसे कहा जा रहा था कोणार्क चक्र, वो भी देखने को मिली। फिलहाल ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। लिपुलेख तक रोड कटने के बाद पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में पर्यटन की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। इन्हीं संभावनाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र ने इस इलाके को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया है। यही नहीं, अगले महीने इस इलाके से दुनिया को रूबरू कराने पीएम मोदी के पहुंचने की उम्मीद भी है। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे लिपुलेख तक रोड बनाने से एक नए पर्यटन केंद्रों की राह आसान हुई है। इस इलाके से जहां मानसरोवर यात्रा गुजरती है, वहीं भारत में मौजूद आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती ताल के दर्शन भी होते हैं। केंद्र सरकार ने गुंजी को जहां पहले वाइब्रेंट विजिलेंस में शामिल किया था, वहीं अब इसे स्वदेश दर्शन 2 योजना में भी ले लिया गया है, जिससे गुंजी, नाभी, ऊटी, नाभी ढांग और काली पानी जैसे बॉर्डर इलाकों का कायाकल्प हो सकता है। गुंजी एक स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके लिए डेलॉयट कंपनी को हायर किया गया है शासन स्तर से। तो वो हम लोग वहाँ पे गुंजी में एक मास्टर प्लान बनवा रहे हैं, जिसमें एक गुंजी का एक बृहद मास्टर प्लान के अंतर्गत गेट भी बनाया जाएगा, डिफरेंट टाइप के एकोमोडेशंस भी बनाए जाएंगे और स्मारक वगैरह भी बनाया जाएगा। ये इलाका भले ही रोड से जुड़ गया हो, लेकिन अभी भी यहाँ जरूरी सुविधाओं की खासी दरकार है। स्वदेश दर्शन योजना में होने से जहां इस इलाके में ठहरने के होटल बनेंगे, वहीं बिजली, पानी, मोबाइल जैसी सुविधाओं को भी जुटाया जाएगा। यही नहीं, पर्यटकों की जरूरतों को देखते हुए यहां एक प्राइवेट कंपनी से मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। गुंजी के विकास के लिए 75 करोड़ की धनराशि भी जारी की गई है। सारी चीजें, कनेक्टिविटी, सड़क, मोबाइल और आपका राशन, पढ़ाई यानी कि एजुकेशन, सारी चीजें उसी तरह से देंगे जिस तरह से हम अन्य जगह दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हो रही है, इससे पर्यटन भी बढ़ने वाला है। बॉर्डर के इलाकों में अगर सुविधाओं का जरूरी ढांचा खड़ा हो गया तो तय है कि देश दुनिया के लोगों की ये पहली पसंद बन सकता है। यही वजह है कि अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी का भी इन इलाकों में जाने का प्लान तैयार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम और पार्वती ताल को पूरी दुनिया में एक पहचान मिल सकेगी। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर जनता के सवालों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। विधानसभा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्य ने इसी हफ्ते संपन्न हुए विधानसभा सेशन को लेकर बात रखी। आर्य ने कहा कि नियमानुसार साल में 3 सेशन बुलाकर सरकार को 60 दिन का सेशन चलाना चाहिए, लेकिन सरकार इसके आसपास भी सेशन नहीं चला पा रही। हालात तो ये हैं कि पिछले साल 8 दिन और इस साल केवल 7 दिन ही सेशन चला। सरकार सदन में जनता के सवालों का सामना करने से घबरा रही है। सदन की कार्रवाई पिछले वर्ष 8 दिन हुई और इस वर्ष 7 दिन हुई है, जिससे जाहिर होता है कि सरकार की नियत मंशा सदन को चलाने की नहीं है। हमने कार्यमंत्रणा समिति में भी पुरजोर तरीके से इस बात को कहा।
और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10। रुड़की पिरानकलियर थाना पुलिस ने 3600 नशे के इंजेक्शन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश की जा रही है। हरिद्वार में प्राइवेट अस्पताल पर मनमानी का आरोप, बिना डेंगू के लक्षण वाले मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती करने के आरोप। कोटद्वार में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सेण के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही अस्पताल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। उत्तरकाशी में हिना गांव के ग्रामीणों को सड़क की सौगात मिली है। ग्रामीण पिछले 45 साल से सड़क को लेकर संघर्ष कर रहे थे। विकासनगर के कुंजा के एक मदरसे में मॉडर्न मदरसा और शिक्षा के महत्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी शामिल हुए। शहीद प्रकाश चंद्र डिमरी की 32वीं पुण्यतिथि पर जोशीमठ के उनके पैतृक गांव रवि ग्राम में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रकाश चंद्र डिमरी साल 1991 में अमृतसर में बैंक ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। उत्तरकाशी में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर जिला मुख्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। 150 से भी ज्यादा बुरा कूड़ा इकट्ठा किया गया। अल्मोड़ा के जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्था का आज स्थापना दिवस है। संस्था में गोविंद बल्लभ पंत स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। बागेश्वर में गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंच चौक पर जीबी पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। नैनीताल में भी गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नैनीताल क्लब सभागार में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके योगदान को याद किया गया। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र इलाके के सोडा सिरोली के जंगल में एक महिला के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस के अनुसार महिला की उम्र लगभग 30 साल है। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा कि महिला की हत्या कहीं और की गई और शव को लाकर यहां पर फेंका गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में कुछ लीड मिली है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन कुछ हमको लीड मिल रहा है और इस मामले को बहुत जल्दी वर्कआउट कर लेंगे। ऐसा लगता है घटना को देख करके कि किसी ने उसको घटना कहीं और जा किया, डेड बॉडी वहां डाल दिया गया, लेकिन कुछ हमको लीड मिला है, उस पर काम करें, बहुत जल्दी इसका वर्कआउट कर लेंगे केस। रुड़की से मसूरी घूमने आए 24 साल के एक युवक कपिल चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कपिल चौधरी अपने दोस्तों के साथ शनिवार को मसूरी घूमने आया था। शव को होटल के बेड के अंदर छिपाकर रखा गया था। होटल स्टाफ की सूचना पर मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस ने शव कब्जे में लिया और हथियारों की तलाश में जुटी है। घटना मसूरी के भट्टा गांव की है। अगर आप भी पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो एटीएम मशीनों में चिप फिट करके ग्राहकों के पैसे अपने नाम कर रहे थे। इसी पर आपको दिखाते हैं विस्तार से पूरी रिपोर्ट और सावधान रहने के टिप्स। देहरादून के जोईवाला में एटीएम फ्रॉड के आरोपी 4 लोगों को दून पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जब वो एक एटीएम के अंदर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। और जब इनसे पूछताछ हुई तो हैरानी भरे खुलासे हुए। गिरोह का सरगना अमित एटीएम खोलना और बंद करना जानता था और इसका ही फायदा फ्रॉड के लिए किया गया। अमित ने एटीएम के लिए एक मास्टर की बनाई थी और ये गिरोह एटीएम को खोलकर उसमें एक फाइबर की चिप लगाता था, जिससे अगर कोई एटीएम से पैसे निकालने जाता तो ट्रांजैक्शन हो जाता, मगर पैसे बाहर नहीं आते थे। और फिर रात में यही गिरोह एटीएम को फिर से खोलता और चिप के जरिए दिन भर हुए सारे ट्रांजैक्शन के पैसे निकाल लेते।
ये गिरोह इतना शातिर है कि सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही काम करता था ताकि ग्राहक बैंक में भी शिकायत जल्दी न कर पाए। अब तक देहरादून के 6 एटीएम को ये गिरोह निशाना बना चुका था। इवनिंग या छुट्टी के दिन, ताकि जो है अगर कस्टमर कोई दिक्कत हो तो कस्टमर जो है बैंक में जाने के लिए वो कम से कम 1-2 दिन टाइम लग जाए। इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग शेष है, वो 2 भागे हुए हैं, वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं। और इसमें एक गाड़ी ब्रीजा गाड़ी है HR नंबर की, उसको भी हमने रिकवर करना है, तो उसको हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। पुलिस ने आरोपियों से 2.5 लाख का कैश बरामद किया है। कई राज्यों में फ्रॉड कर चुके इन गिरोह की अब क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक सफर करना चुनौती भरा और जोखिम भरा बना हुआ है। बारिश से कई जगहों पर डेंजर जोन बनाए गए हैं, जहां से मलबा गिरता है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतें होती हैं। कई बार भारी लैंडस्लाइड से घंटों हाईवे बंद रहता है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि डेंजर जोन पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जो जहाँ पर डेंजर स्पॉट है वहाँ पर हमारे जो रेस्क्यू टीमें हैं, हमारे पुलिस वाले जो पुलिस रेस्क्यू टीमें हैं, वो लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग करती है और वहीं पर उनसे भी ड्यूटी दिलाते हैं ताकि सुरक्षित यात्रा और यात्रियों पे कोई चोट या चोटिल ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उनकी जन्म जयंती पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली दौरे पर मौजूद सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष करके समाज से बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। अल्मोड़ा जिले के खूंट में आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर उन्हें पैतृक गांव में सांसद अजय टमटा, विधायक मनोज तिवारी समेत कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, उन्हें याद किया। पंत खूंट से निकलकर यूपी के सीएम से लेकर देश के गृह मंत्री भी रहे। पंत जी जन्म की जयंती के शुभ अवसर पर, चूंकि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उस समय की बहुत ही विषम परिस्थितियां रही होती होंगी और चूंकि गोरों का शासन था, उस समय भी इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जब बहुत ही संसाधन विहीन ये क्षेत्र था, और ये हम सब लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष का हमारे इस अल्मोड़े और इस अल्मोड़ा विधानसभा में जन्म हुआ है और उस महान व्यक्ति ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पौड़ी जिले में मरम्मत की राह ताक रहे भूमि प्रबंधन कार्यालय की हालत बेहद खस्ता है। आलम यह है कि इस ब्रिटिशकालीन बिल्डिंग की मरम्मत समय पर नहीं होने से बारिश में छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से भूमि संबंधी दस्तावेज खराब हो रहे हैं, जिन्हें बचाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं बिजली कनेक्शन तक विभाग को मुहैया न होने से विभाग अंधेरे में ही कामकाज को निपटा रहा है। वहीं पेयजल कनेक्शन भी यहां नहीं लग पाया है, जिससे कर्मचारी बेहद परेशान हैं। कई बार जिले के अधिकारियों को तमाम दिक्कतों के बारे में बताया भी गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं अब अपर जिला अधिकारी ने समस्या पर जल्द गौर फरमाने और व्यवस्था का आश्वासन विभाग को दिया है। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत पर भी बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगातार जारी है।